गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 124 यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 124 तक पहुँच सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट कि आप इस टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है, फुल टेस्ट को जो है वो परचेज कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। और उसमें जो है 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, मतलब फुल टेस्ट होगा। ठीक है, वो सारे प्रश्न यही हैं जो करा रहे हैं, कुछ अलग से होंगे थोड़े बहुत। ठीक है, 150 क्वेश्चन है उसमें, फुल कंप्लीट टेस्ट है वो, और वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अभी जो है 10 टेस्ट रेडी हैं, यानी 150 प्रश्न। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा 20 हो जाएंगे, यानी 3000 प्रश्न। और अगर 30 तक हो गए वो, तो 4500 प्रश्न हो जाएंगे। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे आप तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ये तय है। ठीक है, तो उसका जो भी, उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, उसके लिए आप फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, और अमेज़न पे से भी पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, फ़ोन पे ज़्यादा आसान है, आजकल सभी चलाते हैं। और उसके लिए एक नंबर, एक व्हाट्सअप नंबर जो है मैंने अपना नीचे डाल दिया है। कोई नंबर नहीं दिया था मैंने आज तक, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है। उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो कुछ पूछने के लिए। ठीक है, और इसका जो अमाउंट है 149 है केवल। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका एक पेड ग्रुप ही बनाना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, उसी में जितने भी क्वेश्चन नए आएंगे उनका फुल टेस्ट बनाकर जो है उसमें डाल दिया जाएगा, जिसको आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। देखिए, 20 क्वेश्चन आते हैं डेली के। अगर मैं 20 करके पीडीएफ दूंगा तो हज़ारों पीडीएफ इकट्ठा हो जाएंगे एग्जाम तक, कोई नहीं पढ़ता उनको। ठीक है, और बाकी यूपीएससी की तो डेली मिल ही रही है, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या कम है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले इन्हीं तरंगों का अनुभव होता है, इन्हीं किन्हीं पी तरंगों का। इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो अपने उद्गम स्थल से चारों ओर गमन करती हैं, और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है। इन्हें प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पृथ्वी के कोर के आंतरिक भाग का निर्माण निम्नलिखित में से किससे हुआ है? निकल, आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, सिलिका और मैग्नीशियम। तो पृथ्वी के कोर के आंतरिक भाग का निर्माण निकेल एवं आयरन से हुआ है। इसे जो है निफे के नाम से भी जाना जाता है। कोर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है, और कोर का बाहरी भाग तरल तथा आंतरिक ठोस अवस्था में है। बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के घनत्व में विभिन्नता के कारण इसको लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। सॉरी, लेहमैन असंबद्धता अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भूकंप तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है? तो इसमें जो एल तरंग होती है ना, इसकी गति होती है सबसे कम, लेकिन इसकी जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक होती है। तो एल भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सर्वाधिक होती है। इन्हें लव वेव भी कहते हैं, और इनका नामकरण जो है एक वैज्ञानिक, उनके नाम पर, उनका नाम क्या था, एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया। यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सा है? मलक्का या वेरिंग, फ्लोरिडा या जिब्राल्टर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है वेरिंग जलडमरू मध्य। वेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आर्कटिक वृत्त कनाडा के ग्रेट वियर झील से होकर जाता है। ठीक है, जाता है जाती है एक ही बात है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट है आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है क्या? है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है? किस पर होता है? ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी वी से एक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर लाइन, विषुवतीय लाइन। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ थोड़ा ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी है, और इसी के नीचे जाओगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है। कर्क रेखा है ये, मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यह है इक्वेटर। तो यहीं इक्वेटर पर भूमध्य रेखा। तो इक्वेटर पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। फलस्वरूप होता क्या है? तापमान सदैव ऊंचा बना रहता है, और इसी कारण यहाँ वार्षिक एवं दैनिक तापांतर जो है बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किन चट्टानों से हुआ है? किन चट्टानों से हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है महाद्वीपीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, और महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी एवं पतली परत है। ठीक है, भूपर्पटी यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो, जिसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट है महासागरीय क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई से कम है। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है माउंट मेरापी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। ये मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। ठीक है, तो माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने के, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े की नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है, और विश्व के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर के क्षेत्र में घोड़े की नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है, और विश्व के अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों किनारों पर विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मोना लोआ जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है ये हवाई का है। तो मोना लोआ हवाई का एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। नंबर 12 पर आ जाइए। कार्बोनीफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सभी स्थलखंड को वैगनर ने निम्नलिखित में से क्या नाम दिया था? क्या दिया था? गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड, पेंजिया या टेथिस सागर? देखिए, गोंडवाना नहीं है, टेथिस सागर नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेंजिया। तो वैगनर ने विभिन्न अध्ययनों के आधार पर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रारंभ में मतलब कार्बोनीफेरस युग में सभी महाद्वीप जो है एक महान स्थलखंड पेंजिया के रूप में जुड़े थे। ठीक है, इसके विभाजन के परिणाम स्वरूप वर्तमान महाद्वीपों का जो है निर्माण हुआ। ठीक है, जब ये टूटा, पेंजिया टूटा, ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग अलग हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लाल सागर निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। रेड सी है अक्षय द्रोणी का एग्जाम्पल। तो लाल सागर अक्षय द्रोणी का उदाहरण है। लाल सागर का निर्माण जो है भ्रंश घाटी के अक्षय द्रोणी के फलस्वरूप हुआ है, रिफ्ट वैली।
नंबर 14 पर आ जाइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां निम्न में से किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है वो नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों में, सीधे सीधे याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? ठीक है, एक तो लटक गया नीचे, एक जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जो लटक रहा है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, और जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं इसको बोलते हैं स्टेलेक्माइट। ठीक है, तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन नंबर बी। ये दिख रहा है आपको लटकता हुआ। तो देखिए, चूना पत्थर का वह भाग, वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है उसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। इसको थोड़ा विस्तार में समझें तो हम उन संरचनाओं से शुरू करेंगे जो छत से उत्पन्न होती हैं और नीचे की ओर जाती हैं। इसका विकास जो है गुफा के शीर्ष पर शुरू होता है और नीचे की ओर जाता है। स्टेलेक्टाइट की शुरुआत जो है खनिज युक्त पानी की एक बूंद है। जैसे जैसे बूंद नीचे गिरती है, ठीक है, वे पीछे अपने कैल्साइट के निशान छोड़े जाती है। और कैल्साइट जो है एक खनिज है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और यही कारण है कि यह पानी के संपर्क में रहता है और वर्षों बाद लगातार खनिज बूंदों के पतन के बाद अधिक से अधिक कैल्साइट जमा हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से लटकती संरचना दिखाई देती है। तो स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट इसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है, वो सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें जिसमें क्या चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। टेरा रोसा, देखिए, जिसमें होता है चूना पत्थर। तो टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास जो है उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक प्रकार की मृदा है और इस प्रकार की मृदा में चूना, लोहा एवं क्ले की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, पढ़िए इसको तो जरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए स्टेटमेंट पहला क्या हो गया। कास्ट प्रदेश का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसका विकास घुलनशील चूना प्रधान सेलों से होता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, कास्ट प्रदेशों का नामकरण यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश के आधार पर हुआ है जहां ऐसे इस स्थल रूप जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी पूर्वी एडियाटिक सागर के तट पर। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, सारी बातें जब दोनों स्टेटमेंट में कंप्लीट हो जाती हैं तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उसका एक्सप्लेनेशन बनाने की, उसी चीज़ को दोबारा दोहराने की। उसी को पॉज मार के फिर से पढ़ लीजिएगा। नंबर 18 पर आ जाइए। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, उल्टा हो गया क्या, प्राचीन भारत भी कह सकते हैं इसको। अब वर्तमान समय, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल था। देखिए, साउथ अमेरिका भी था इसमें, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, सारे के सारे तो थे गोंडवाना लैंड में। करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, तो पेंजिया टूटा दो पार्ट में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। तो भारत प्राचीन जो है सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यह सभी शामिल थे, जबकि अंगारा लैंड की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया और यूरोप के भाग शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? कैसी है ये? महासागरीय, महाद्वीपीय अभिसरण, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण, अपसारी सीमा या रूपांतर सीमा? यह है ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण। तो हिमालय पर्वत के साथ साथ भारतीय प्लेट की सीमा जो है महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण प्लेट की सीमा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? रोटेशन से संबंधित है, मतलब पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है ये। तो पोलर फ्लीइंग बल का संबंध जो है पृथ्वी के घूर्णन से है। ठीक है, कुछ आवश्यकता है नहीं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की, इसको सीधे सीधे याद रखिएगा, बस टिक करना है अगर आ गया तो 20 प्रश्न थे ये।
और 120 टेस्ट जो है कंप्लीट हो गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और धन्यवाद। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट या कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिया। धन्यवाद।